Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS the Extra Step. In this video, I am going to discuss about all the database management questions which has been asked in the December 2022 examination. So if you are doing the preparation for the next examination, it is very important you are supposed to analyze all your mistakes, okay? So if you have not matched your answer key, then please watch this both the videos where I have given the solution for the computer science as well as paper 1. Now one by one you will get all the video tutorial where we are going to solve 2023 or 2022 December all the questions, which will get you an idea what type of questions you can expect for your upcoming examination. So this is the question number 1 and this is the question ID 14. Okay, so basically you can see identify the incorrect statement. तो जैसा आपको पहले भी बताया गया है, now the questions are somewhat twisted. क्वेश्चंस यहाँ पे आपको चारे ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है एंड नाउ डेज दे आर नॉट आस्किंग यू ट्रू स्टेटमेंट और करेक्ट स्टेटमेंट. इंस्टेड ऑफ ट्रू वो आपसे पूछेंगे फॉल्स, जिसमें लर्नर्स क्वेश्चन ही गलत पढ़ के आते हैं. इंस्टेड ऑफ करेक्ट दे आर आस्किंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ओके, तो यस दीज आर द टाइम टेकिंग क्वेश्चन बिकॉज इसको पढ़ के समझना है, देन आपको ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है. तो चलिए पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. Now the first statement is a candidate key is the minimal set of one or more attribute that taken collectively allow us to uniquely identify an entity in the entity set. So this is a true statement because this is the exact definition for the कैंडिडेट की. तो अगर आपने कैंडिडेट की प्राइमरी की के वीडियोस को वॉच नहीं किया है, प्लीज इन द लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स आप उसको चेकआउट कर लेना. स्टिल मैं यहाँ पे आपको सारे डाउट्स क्लियर करके जाऊंगी. तो अगर हम कैंडिडेट की बात करें, इफ दिस इज अ रिलेशन आर कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी डी, सो दिस आर द 4 एट्रीब्यूट्स. देन same question में they will give you some function dependency like A tends to B, C tends to D, and then they will ask you कि which can be the candidate key. Okay, तो candidate की एक minimal set होगा. इसका ये meaning है कि अगर आपने ये बोला कि B is my candidate key, तो B एक ऐसा attribute है जिसका जब आप closure निकालोगे then you will get all the attribute A, B, C, D. तो that is why it is minimal. आप इसको further divide नहीं कर सकते हैं. Similarly, it is a set of 1. अब यहाँ पे बोला है 1 और मोर एट्रीब्यूट. नाउ वी कैन सी कि अगर मैं इस की बात करूं, इस फंक्शन डिपेंडेंसी की बात करूं जो यहाँ पे 1 गिवन है और 2 गिवन है, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में ए और सी आपका प्रेजेंट नहीं है, तो आप ए और सी को यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते हो. सो वी विल टेक ए सी एज अ कैंडिडेट की. तो अगर आप ए सी को लोगे तो इट विल बी सेल्फ, तो ए सी यहाँ पे हो जाएगा. ओके, बिकॉज ऑफ ए टेंड्स टू बी आपको यहाँ पे बी भी मिलेगा. बिकॉज ऑफ सी टेंड्स टू डी यू विल गेट द डी. नाउ यू कैन क्लियरली सी कि एसी यहाँ पे एक ऐसा आपको कैंडिडेट की मिला जिसका जब आप क्लोजर कैलकुलेट कर रहे हो वी आर गेटिंग द रिलेशन आर. ओके, तो यहाँ पे ये आपको समझ में आया कि एक मिनिमल सेट है. अब मिनिमल सेट का ये मीनिंग है कि अगर मैंने यहाँ पे ये बोल दिया कि AC इज द कैंडिडेट की, इट इज मिनिमल. मिनिमल का ये मीनिंग है कि अगर कोई भी फंक्शन डिपेंडेंसी आपको सिर्फ A से दिखेगा या फिर सिर्फ अगर C से दिखता है, इट मींस इट इज अ प्रॉपर सबसेट. तो प्रॉपर सबसेट नहीं होना चाहिए, ये है मिनिमल का मीनिंग. ओके, इट कैन बी 1 और इट कैन बी मोर एट्रीब्यूट्स. जब आप उसको टुगेदर ले लोगे देन इट इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी एंटिटी इन द एंटिटी सेट. तो ये आपका एंटिटी सेट हो गया. एंड यस यू कैन सी अगर आप बी को ले रहे हो या एसी को ले रहे हो देन वी आर गेटिंग आर. सो इट मींस ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका यहाँ पे ट्रू ऑप्शन है. ओके, इस तरीके से आपको नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है. बिकॉज अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम भी है, प्रॉपर उसका रिविजन करिए. क्वेश्चन को थोड़ा भी यहाँ पे ट्विस्ट कर देगा एंड देन दे कैन मॉडिफाई इट. सेकेंड क्वेश्चन है कैंडिडेट, सेकेंड ऑप्शन है कैंडिडेट की फॉर विच नो प्रॉपर सबसेट इज आल्सो कैंडिडेट की इज कॉल्ड अ सुपर की. अब यहाँ पे क्लियरली इन्होंने बोल दिया कैंडिडेट की फॉर विच नो प्रॉपर सबसेट, अगर उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है तो इट इज आल्सो कैंडिडेट की, इट इज कॉल्ड अ सुपर की. नाउ ये जो है अगेन दिस इज द प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन. इसका ये मीनिंग है कि अगर आप इसकी सबसेट हायरार्की देखोगे, फर्स्ट वी हैव द प्राइमरी की, देन वी हैव द कैंडिडेट की एंड देन वी हैव द सुपर की. ओके, इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है. इन द कैंडिडेट की इफ यू हैव सेलेक्टेड वन की एज द प्राइमरी की, तो जितने भी यहाँ पे अलग एट्रीब्यूट्स होंगे दैट कैन बी सिलेक्टेड एज द ऑल्टरनेट की. तो ये ऑल्टरनेट की यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे ऑल्टरनेट की भी बना देती हूँ. अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि इफ देयर इज नो प्रॉपर सबसेट ऑफ द कैंडिडेट की इज कॉल्ड अ सुपर की. नो, वी कैन नॉट से. सी every candidate की is a super key. ये तो आपको समझ में आ रहा है
क्यों? क्योंकि छोटे में से हम बड़े को सबको ले सकते हैं। ये जो अगर बड़ा वाला पार्ट है इसमें आप देखो कैंडिडेट की, सो ऑल द कैंडिडेट की आर द सुपर की। बट अगर मैं इसका रिवर्स क्वेश्चन पूछ लूं, दैट इज इफ आई कैन से कि देयर इज अ सुपर की, ये एक सुपर की है, तो क्या वो एक कैंडिडेट की होगा? नो, दैट इज नॉट अ नेसेसरी। ओके, सो दैट इज वाई ये स्टेटमेंट यहाँ पे हो गया आपका फॉल्स। तो ये अगेन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है जो हमने लास्ट में रिवीजन नोट्स में कवर किया है। नाउ थर्ड ऑप्शन की बात कर ले, a super key is a set of one or more attributes that they can collectively allow us to uniquely identify any entity in the entity set. Yes, this is the basic difference between having a super key and a candidate key. अगर इसी candidate key की definition से आपने minimal set को निकाल दिया, then it will be a super की। क्यों? क्योंकि मिनिमल सेट को आप फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते हो, फर्दर सब डिवाइड आप नहीं कर सकते, इट इज नॉट अलाउड। ओके, बट अदरवाइज इट इज अ सुपर की। अब सुपर की यहाँ पे समझ लो, अगर मैंने यहाँ पे बोला कि बी इज माई कैंडिडेट की, बी मेरा कैंडिडेट की है, तो बी से आपके जितने भी क्लोजर बनेंगे, लाइक ए बी बना लो आप, बी सी बना लीजिए आप, बी डी बना लीजिए फॉर दिस गिवन रिलेशन, सो दे ऑल आर द कैंडिडेट की, एक्सपेक्टेड सुपर की, सॉरी। सिमिलरली आप ए बी सी बना सकते हो, बी सी डी बना सकते हो, एंड सिमिलरली यू कैन मेक ए बी सी डी। तो इतना आपका सुपर की बनेगा फॉर वन कैंडिडेट की, दैट इज बी। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मैंने बोला कि बी मेरा कैंडिडेट की है, तो बी में आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा ए एक्स्ट्रा किया, एक्स्ट्रा सी ऐड किया, एक्स्ट्रा डी ऐड किया, तो ये हमने दो का कॉम्बिनेशन बनाया। नेक्स्ट आप यहाँ पे ए सी ऐड कर रहे हो, बी सी डी ऐड कर रहे हो, और फाइनली हमने यहाँ पे ए सी डी ऐड किया। सो ये जो हमने यहाँ पे बनाया है, दे ऑल आर द सुपर की ऑफ द गिवन कैंडिडेट की। सो दैट इज वाई अगर हम मिनिमल की बात करेंगे, आप इसको फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बट सुपर की बात करेंगे, यू कैन ऐड द एक्स्ट्रा attribute. So that is why this option is also the true statement, और दोनों में डिफरेंस भी मैंने यहाँ पे बता दिया, the difference between super key and the candidate key. A super key for which no proper subset is also a super key is called a candidate key. Yes, अगर हम super key की बात करेंगे, उसका कोई भी proper subset नहीं निकल रहा है, then आप बोल सकते हो कि this is the minimal. Because it is the minimal, then it is a candidate key. ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन ड्राफ्ट किए जाते हैं ना। इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, कई सारे लर्नर्स हैं जिन्होंने सामने से ऑप्शन 1, 3 को तो जानते हैं कि दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, बट दे हैड द कंफ्यूजन ऑन द क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4। तो कई सारे लर्नर्स इसको गलत करके आए हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप जब किसी टॉपिक को पढ़ें तो अच्छे से उसकी मीनिंग को समझे, बिकॉज आपको ये ऐसा कोई डेफिनेशन बुक में नहीं मिलेगा, इन्होंने ये डेफिनेशन को बनाया है। तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए अब ये सेम ऑप्शंस वो दे देंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, लाइक दे कैन गिव यू कैंडिडेट की, इस तरीके से सुपर की दे देंगे, ऑल्टरनेट की दे देंगे, और प्राइमरी की दे देंगे। सेम डेफिनेशन उठा के वो यहाँ पे दे देंगे और आपको मैच द फॉलोइंग करना होगा। तो इस तरीके से नए तरीके के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखे जाते हैं। आई होप इस तरीके से अगर आप सुनते हो इस वीडियो को, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक किया करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, और एनालाइज करिएगा कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में व्हाई दिस ऑप्शन इज एज द करेक्ट आंसर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Now question number 15, consider the two relation below. The primary key are underlined. So this is the underlined. Identify all the possible foreign keys from the options based on the two relation. बहुत स्मार्टली उन्होंने यहाँ पे फॉरेन की जगह फॉरेन कीज लिख दिया, सो दैट कि आप क्वेश्चन पढ़े और यहीं पे कंफ्यूज हो जाए कि ओके उन्होंने फॉरेन की दिया है, इट मींस एक नहीं यहाँ पे दो भी फॉरेन की हो सकता है। ये तो सबसे पहले दिमाग में हमारे आ जाएगा ये सवाल। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, जब आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पहले स्टार्ट करते हैं पढ़ना, वहीं पे आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है कि प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या, बिफोर स्टार्टिंग फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉर्मलाइजेशन, है ना। और ये तो इनका पेट डेटा रिलेशन है, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे मैं पूछ लेती हूँ, अगर किसी भी की को हमने अंडरलाइन किया है, देन इट इज द की एट्रीब्यूट। ये आप की एट्रीब्यूट पढ़ते हो किसमें? एट्रीब्यूट में। और लास्ट ईयर आपको ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर आपको एक गिवन ईआरडी है, इसमें प्रॉपर सिंबल्स गिवन थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, एंड यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई द सिंबल। तो अगर हम यहाँ पे ईआरडी की बात करेंगे, ईआरडी को जब आप डिजाइन करते हो, लाइक दिस इज माई स्टूडेंट, ये मेरा एक रिलेशन है, या मैं इसी रिलेशन को ले लेती हूँ जो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि ईएमपी मेरा एक यहाँ पे गिवन है एंटिटी। ओके, इस ईएमपी के लिए आई हैव वन एट्रीब्यूट एज ईआईडी, आई हैव नेक्स्ट एट्रीब्यूट एज ई नेम, एंड देन आई हैव नेक्स्ट एट्रीब्यूट एज डिपार्टमेंट आईडी। ये इस तरीके से बनेगा। सिमिलरली आपको यहाँ पे डीईपीटी, दैट इज द डिपार्टमेंट, इज अनदर एंटिटी,
अगेन इसका एक एट्रीब्यूट है DID एंड देन वी हैव अनदर एट्रीब्यूट एज D एंड नेम। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था लास्ट ईयर, उन्होंने पूछा था इस तरीके से, अगर मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगी, इट मींस दिस इज द प्राइमरी की। ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा इस रिलेशन को, और व्हेन यू विल मैप दिस ERD इनटू द, इस ERD को जब आप रिलेशनल टेबल में मैप करेंगे, देन दिस विल बी योर प्राइमरी की। तो ये आप इसकी मैपिंग पढ़ते हो, करेक्ट। तो ये ERD का भी कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि ऑल द पॉसिबल फॉरेन की, तो आपने क्या पढ़ा है, अगर किसी एक टेबल का, सो दिस इज माय एम्प्लॉय टेबल, जब आप इस ERD को रिलेशन में मैप करोगे इस तरीके से, एम्प्लॉय ID बनेगा, देन यू विल गेट E नेम एंड देन यू विल गेट डिपार्टमेंट ID। ओके, ये इस तरीके से बनेगा। देन फॉर द डिपार्टमेंट यू विल गेट 2 एट्रीब्यूट्स, दैट इज DID एंड देन D नेम। अब आप क्लियरली देखो, अगर यहाँ पे मैं बोलूं एम्प्लॉय ID का ये वाला प्राइमरी की है और डिपार्टमेंट का ये वाला प्राइमरी की है, नाउ अगर दोनों के बीच में मुझे रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, देन वी मस्ट बी हैविंग व्हाट, वी मस्ट शुड हैव सम कॉमन एट्रीब्यूट। तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट है ये। ओके, अब बिकॉज ये कॉमन एट्रीब्यूट है तो कई सारे लर्नर्स इसको भी गलत करके आए हैं, है ना। व्हाट दे हैव रिटन कि चलो एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉय ID है इसको बना दो। अरे ये कैसे आप बनाओगे, उन्होंने पॉसिबल फॉरेन कीज पूछा है, इस टेबल का ये प्राइमरी की है, और बिकॉज ये प्राइमरी की है इट मीन्स ये यहाँ पे हो जाएगा फॉरेन की, बिकॉज बोथ आर कॉमन। ये दोनों कॉमन है, कॉमन रखेंगे देन ओनली यहाँ पे ज्वाइनिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, और देन ओनली आपका फॉरेन की कांस्टेंट अप्लाई होगा। अब बहुत स्मार्टली आप देखो, चलो ये ऑप्शन तो आपको नहीं समझ में आया बिकॉज यहाँ पे DID नहीं है, इन्होंने ऑप्शन 2, 3, 4 सब में दे दिया है। अब ये यू विल नॉट बिलीव, कई सारे लर्नर्स इस क्वेश्चन को भी गलत करके आए हैं। उन्होंने क्वेश्चन को समझा सही कि चलो डिपार्टमेंट ID है, कॉमन है, तो ये आपका फॉरेन की होगा, बस बिकॉज उन्होंने फॉरेन कीज लिख दिया, सो दे हैव सेलेक्टेड दिस ऑप्शन ERD डिपार्टमेंट ID। आपसे पूछा है आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल फॉरेन कीज, तो एम्प्लॉय ID जो है, एम्प्लॉय ID इज द प्राइमरी की, है ना, ये प्राइमरी की है और ये इसमें नहीं है। सो दैट इज वाई इस ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो इस ऑप्शन में जहां पे भी एम्प्लॉय ID है वो तो आपका आंसर होगा ही नहीं, बिकॉज एम्प्लॉय ID यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि एक फॉरेन की है, और इसके थ्रू आप दोनों टेबल में रिलेशन बना सकते हो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस आपके बेसिक्स को समझने के लिए इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चंस को ड्राफ्ट किए, और ऑप्शंस आर वेरी सिमिलर, सो दैट यू विल गेट कंफ्यूज्ड व्हिच ऑप्शंस टू बी सिलेक्टेड। तो अगर आप देखो सीक्वेंस में भी क्वेश्चन पूछा है, पहले उन्होंने आपसे कैंडिडेट की, फॉरेन की, सुपर की के बारे में पूछ लिया, फिर फॉरेन की के बारे में एग्जाम में पूछ लिया, मतलब, और उसके बाद फिर आपको उन्होंने फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में पूछा। तो क्वेश्चन बनाने वाला ना, बोलते हैं ना, बहुत आराम से DBMS का क्वेश्चन बनाया होगा, और बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। नाउ सी, अगेन यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है, और आपको ये एक स्कीमा गिवन है, रिलेशनल स्कीमा एट एनी इंस्टेंस, एंड उन्होंने ये पूछा कि कौन सा करेक्ट है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है गेट में कि कौन सा फंक्शन डिपेंडेंसी होल्ड करेगा। सो बोथ द क्वेश्चंस आर सेम, और दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ गेट। अगर आप गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन तो कई बार आपके गेट में पूछा गया है, सेम क्वेश्चंस भी हैं, ऑप्शंस तक भी उन्होंने चेंज नहीं किया है। सो दैट इज वाई आपको बोला जाता है कि इफ यू बिलीव कि DBMS इज द वेरी इजी टॉपिक, मेरे को पूरा DBMS आता है, तो आप कोशिश करिए गेट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए बहुत पुराने। सो दैट इज अ सजेशन गिवन बाय मी। नाउ कैसे चेक करेंगे कि कौन सा फंक्शन डिपेंडेंसी होल्ड करेगा, सिंपल सा एक लॉजिक है, कहीं पे भी अगर आपको रिडंडेंट डेटा दिख रहा है या डुप्लीकेट रिकॉर्ड दिख रहा है, सो दैट विल नॉट बी एटॉमिक वैल्यू, है ना। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि वो एटॉमिक होना चाहिए। एटॉमिक का ये मीनिंग है, अगर मैंने बोला 1 है तो 1 की मैपिंग यहाँ पे सिर्फ 1 के साथ होगी, या फिर किसी दूसरे एट्रीब्यूट के साथ भी हो सकता है। तो ये 1 A के भी साथ नहीं, सॉरी, 1 का मैपिंग सिर्फ यहाँ पे A के साथ होगा ना, यहाँ पे 1 की मैपिंग सिर्फ A के साथ होगी ना। इसी में दूसरा क्वेश्चन में बता देती हूँ, अगर यहाँ पे 2 है तो 2 कैन बी अगेन मैप विद द A, बिकॉज अपने आप में ये एक टेबल है, दिस इज वन सेट एंड दिस इज अनदर सेट। ओके, तो दो अलग अलग ऐसे एट्रीब्यूट हो सकते हैं जो कॉमन डेटा को बिलोंग करे। जैसे मैंने बोला, देयर इज वन स्टूडेंट हुज नेम इज रश्मि, अनदर स्टूडेंट जिसका नेम है सिमरन, दोनों स्टूडेंट ने कंप्यूटर साइंस का कोर्स में एनरोल किया,
दोनों स्टूडेंट ने कंप्यूटर साइंस के कोर्स में इनरोल किया है, सो दैट इज पॉसिबल केस, है ना। ऐसा तो रिलेशन आपका बनेगा कि कई सारे मल्टीपल यूजर्स हैं जो कि एक कोर्स में इनरोल किए हैं ना। आप यहाँ पे चेक करो, अब एग्जाम में क्या करना है, सॉल्व करना है, तो आप ऑप्शन से चलेंगे। पहला ऑप्शन उठा लो एक्स वाई, तो 1 का 1 के साथ है, 1 का 1 के साथ है, इसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं है। और क्योंकि अगर यहाँ पे कोई दूसरा डेटा होता देन वी कैन से कि वो डिपेंडेंसी होल्ड नहीं करेगा। फिर 2 का 1 के साथ है और 3 का 2 के साथ है, इट मींस ऑल द वैल्यूज आर एटॉमिक। बिकॉज सारे वैल्यू एटॉमिक है, इसलिए ये वाला जो फंक्शन डिपेंडेंसी है ये आपका होल्ड करेगा। तो ये होल्ड करेगा, इसका मतलब है ये चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सेकंड पे मत चले जाना, अब इसी में दूसरा चेक कर लो, y टेंड्स टू x, y टेंड्स टू z। तो अगर आप इसको देखेंगे, देखो फिर यहाँ 1 का a के साथ है, 1 का a के साथ है और 1 का b के साथ है। अब मुझे बता देना, मैंने एक बार आपको बोला कि एक स्टूडेंट है 1, उसने किसी एक कोर्स में एनरोल किया, चलो ठीक है। आप फिर बोल रहे हो वही स्टूडेंट है वो बी कोर्स में भी एनरोल किया है, ठीक है। इसका ये मतलब है वही स्टूडेंट है जो बी कोर्स में एनरोल किया है। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आई या नहीं आई, कॉन्फ्लिक्ट आ गई ना। मैं एक स्टूडेंट हूँ, से रश्मि, अगेन मैं सेम एग्जांपल ले लेती हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने क्या किया, मैंने कंप्यूटर साइंस में एनरोल किया और साथ में मैंने यहाँ से डेटा साइंस में एनरोल कर लिया, ठीक है, डेटा साइंस में एनरोल कर लिया। और ये दोनों जो मैंने एनरोल किया है वो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से मैंने एनरोल किया है। तो हो सकता है कि अगर सही से डिटेल्स उन्होंने अपने डेटाबेस में नहीं इंटर किया तो इट कैन बी अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन कि जो रश्मि नाम की स्टूडेंट है उसने किस कोर्स में एनरोल किया। तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हमें अवॉइड करना होता है जब हम डीबीएमएस को डिजाइन करते हैं। सो दैट इज वाई जो y टेंड्स टू z है ये वाला आपका यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा, इसका ये मीनिंग है, ठीक है। अब आप देखो y टेंड्स टू x, अब y टेंड्स टू x का मतलब हो गया ये वाला। सिमिलरली जब आप देखेंगे यहाँ पे सेम केस हो रहा है, सेम केस कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पे 1 है जो कि 1 है, 1 है 1 है, इसमें कोई फर्क नहीं है। फिर से 1 है जो 2 को जा रहा है, तो एक ही ऐसा रिकॉर्ड है जो दो दो वैल्यूज को मैप कर रहा है। इट मीन्स y टेंड्स टू x भी आपका होल्ड यहाँ पे नहीं करेगा, तो ये वाला भी नहीं होगा, ये ऑप्शन अगर ये नहीं होगा तो नेक्स्ट वाला तो हम चेक करेंगे ही नहीं। अब उसके बाद यहाँ पे आपको x टेंड्स टू z है और z टेंड्स टू x है, तो चेक कर लीजिए सिमिलरली। x टेंड्स टू अगर z की बात करेंगे तो 1 का a के साथ है, 1 का a के साथ है, 2 का b के साथ है और 3 का b के साथ है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि अगेन दो स्टूडेंट हो सकते हैं जो कि एक ही कोर्स में एनरोल किए हो, सो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अब उल्टा चेक कर लो यहाँ पे, तो अगेन आप देखेंगे बी एक ऐसा रिकॉर्ड है जो 2 को भी मैप कर रहा है और बी एक और रिकॉर्ड है जो 3 को भी मैप कर रहा है। इफ वी आर टेकिंग z टू x, इट मीन्स ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ से रॉन्ग हो गया। तो ये बहुत ही एप्लीकेटिव क्वेश्चन है जब आप फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी हाउ टू नॉर्मलाइज इट, है ना। तो आपको इसी सीक्वेंस से पढ़ाया जाता है, मैंने अपने बैच कोर्सेज में भी पढ़ाया है। जितने भी स्टूडेंट है आप उनसे टेलीग्राम पे जुड़ के पूछ सकते हैं कि जब भी डीबीएमएस पढ़ाया जाता है सबसे पहले आपको कीज का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, दैट इज ऑल द कीज यू आर गोइंग टू स्टडी। इसके बाद सही तरीका है कि आप फिर कॉन्स्टेंट को पढ़ें, देन आप ईआरडी को पढ़ेंगे, फिर ईआरडी की आप मैपिंग सीखेंगे कि किस तरीके से ईआरडी को रिलेशनल टेबल में मैप किया जाता है। देन आपको फंक्शन डिपेंडेंसी सिखाया जाता है, फिर कैसे फंक्शन डिपेंडेंसी होल्ड करेगा नहीं होल्ड करेगा ये आप सीखते हो। देन आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का आता है। बट कई सारे स्टूडेंट हैं वो ये सारी चीजों को नहीं पढ़ते और डायरेक्टली नॉर्मलाइजेशन को पढ़ते हैं, एंड एट दैट टाइम आपके इस टाइप के क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी, एक सीक्वेंस में पढ़िए, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। और डीबीएमएस में हर साल आप उठा के देखो, क्वेश्चन इज वेरी एप्लीकेटिव, वेरी इजी क्वेश्चन। इस बार तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये चेक करना है। टोटल मैं आपको बता देती हूँ, टोटल वी हैव द 6 क्वेश्चन इन द डीबीएमएस दिस टाइम, है ना। बहुत ही इजी और फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो भी लर्नर्स ऑल्दो अगर वो जेआरएफ कैटेगरी में भी आ रहे हैं 90 प्लस, या फिर वो नेट के कैटेगरी में भी आ रहे हैं 85 प्लस, मैं यहाँ पे 95 प्लस लिखती हूँ, अगर आप इस कैटेगरी में भी आ रहे हैं तो आपको आने वाले समय के लिए ये चेक करना है कि आउट ऑफ द क्वेश्चन दैट यू आर स्कोरिंग, क्या डीबीएमएस के ये 6 क्वेश्चन में आपका कोई गलत हुआ है। अगर गलत हुआ है तो वो कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करने की जरूरत है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। आप ऐसे इजी क्वेश्चंस में अगर गलत करेंगे देन हाउ यू आर गोइंग टू टीच योर स्टूडेंट, ठीक है। इसीलिए इस तरीके से पढ़ना है और समझना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग फाइल सिस्टम। अगेन दैट इज ऑफ डे 1 पे हम पढ़ाते हैं जब डेटाबेस शुरू करते हैं कि व्हाई डेटाबेस,
Why we have shifted to relational database? Why not file-based management system? तो डेटा इनकंसिस्टेंट है, डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग द डेटा है, डेटा आइसोलेशन करने में प्रॉब्लम होगी, एटॉमिसिटी वहां पे अपडेट नहीं हो सकता बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ रिडंडेंट डेटा। तो एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी को भी होल्ड करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो ड्रॉबैक पूछा है तो सारे आंसर हो जाएंगे, है ना। अब आप एग्जामिनेशन में बैठ के ये दिमाग लगाने लगेंगे कि आइसोलेशन और एटॉमिसिटी दैट इज द एसिड प्रॉपर्टी जो ट्रांजेक्शन में होता है, और ये डेटाबेस का रिलेशनल टेबल का कॉन्सेप्ट है, वो फाइल बेस्ड में नहीं आएगा। तो दैट इज अगेन कि आपने कुछ ज्यादा ही ओवर पढ़ लिया है ना, क्योंकि ये सारे प्रॉपर्टी तो डेटाबेस के ही है ना। तो फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम में बिकॉज दिस प्रॉपर्टी वी आर नॉट प्रेजेंट, सो दैट इज वी हैव शिफ्टेड टू द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS। तो चारों प्रॉपर्टी इसका करेक्ट हो जाएगा। ड्रॉबैक पूछा है आपको यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन भी कई सारे लर्नर्स थे जो ये बोल रहे थे कि मिस ये क्वेश्चन के लिए हमको ग्रेस मिलना चाहिए या ड्रॉप होना चाहिए। कैसे, मतलब कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दिस क्वेश्चन माइट बी रॉन्ग। सिंपल क्वेश्चन पूछा है, डेटाबेस मॉडल है, वी हैव अ पैरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। अब आंख बंद करके कोई भी लर्नर है उसको ये तो पता है कि हायरार्की डेटाबेस इज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, है ना। क्यों? क्योंकि हायरार्की की बात करें तो इस तरीके से आप हायरार्की बनते चला जाएगा। जैसे मैं एक LIC की एजेंट हूं, मैंने अपने अंदर 2 को बनाया, उसने 2 के अंदर 4 को बनाया, एंड सो ऑन। इस तरीके से ट्री बनता चला जाएगा। बिकॉज इट इज अ ट्री स्ट्रक्चर, देन यू कैन से ये एक पैरेंट चाइल्ड है। क्यों? क्योंकि दिस इज अ रूट, ये रूट है, बाकी सारे इसके चाइल्ड हो गए, तो ये तो होगा। अब आप खुद दिमाग लगा के सोचो, इस क्वेश्चन पेपर में, है ना, इस क्वेश्चन पेपर में हायरार्की है क्या? आपको एग्जामिनेशन में A ओनली दिया है? नहीं। तो इसका ये मतलब है ऑप्शन नंबर 3 तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में उन्होंने सेलेक्ट ही नहीं किया है A, है ना। तो चलो इतना समझ में आया कि हमने एक ऑप्शन को इमीडिएट विद इन 2 सेकेंड ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला था। उसके बाद हम नेटवर्क मॉडल की बात कर ले। नेटवर्क मॉडल आप क्या पढ़ते हो? नेटवर्क मॉडल में यही तो बात होती है कि हायरार्की में आपका 1 to many होता है, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग कि एक पेरेंट होगा, उसके कई सारे चाइल्ड हो सकते हैं। नेटवर्क मॉडल की बात करें, इट इज मेनी टू मेनी। मेनी टू मेनी है तो कोई किसी को भी पेरेंट बना दो। जैसे ये एक पेरेंट है, यहाँ से मैंने एक दूसरे क्लाइंट को कनेक्ट कर दिया और फिर मैंने इसकी हायरार्की बना दी। सो दिस इज योर नेटवर्क मॉडल। ओके, ये नेटवर्क हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने 2 को मिला दिया। ऐसे ही आप 3 को मिला लीजिए, ऐसे ही आप 4 को मिला लीजिए, और फिर इस सबको मिला दीजिए। तो नेटवर्क मॉडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हायरार्किकल मॉडल, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मेनी टू मेनी। और आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर का, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है 1980s के, मतलब बहुत पुराना क्वेश्चन पूछा गया है आपका। सो इट इज मेनी टू मेनी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका है 2, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 में आपका बी नहीं दिया है। अब यहाँ पे कई सारे लर्नर्स को कंफ्यूजन हो गया, कई सारे लर्नर्स यहाँ पे दोनों ऑप्शन लगा के चले आए, ABC तीनों। चलो तीनों मार दो, तीनों दिया है, ऑल ऑफ द अबव आंसर को सिलेक्ट कर दो। कैसे? रिलेशनल मॉडल की अगर हम बात करते हैं, रिलेशनल मॉडल में कई सारे प्रॉपर्टी आ जाएंगे, एसिड प्रॉपर्टी आ जाएगा, डेटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, रिडंडेंट नहीं। अब आप देखो, अगर चारों यहाँ पे पैरेंट मिले, कितना डुप्लीकेट डेटा होगा, कितना आपको इसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत हो जाएगी, है ना। तो कॉम्प्लेक्सिटी आप बढ़ा दिए, कॉम्प्लेक्सिटी आप बढ़ा दिए। रिलेशनल मॉडल में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती नहीं है, उसको रिड्यूस की जाती है। एंड दैट इज व्हाई वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम हायरार्की टू नेटवर्क एंड देन नेटवर्क टू रिलेशनल मॉडल। तो रिलेशनल मॉडल में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप नहीं होता है, इसमें कीज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, है ना, फॉरेन की कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, बट पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप नहीं आएगा। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन वाज A, B। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको रिवाइज करने की जरूरत है। जैसे मैंने इसी वीडियो में बता दिया, इट इज 1 to many, इट इज मेनी टू मेनी। और रिलेशन मॉडल की बात करें तो आपने पढ़ा है, यहाँ पे आपका 1 to many भी होगा, मेनी टू 1 भी होगा, मेनी टू मेनी भी होगा, और 1:1 भी होगा। So all the 4 types of relationship we are existing in relational database. So that is why we cannot say it is a parent-child relationship. कहीं से कैसे भी आप रिलेशन को बना सकते हो, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन पे तो आपको ग्रेस मिला है ना, पिछले वीडियो में भी हमने कवर किया है। अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगर नहीं भी DBMS पढ़ के गए हैं, थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगा लेते कि इसका सेट थ्योरी का, सेट थ्योरी भी अगर आपको नहीं पता तो रीजनिंग की अगर क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा तो आप उससे भी सॉल्व कर लेंगे। क्लियरली यहाँ पे ये दिख रहा है, रिलेशन R1 एंड रिलेशन R2, व्हेन यू विल चेक बोथ द रिलेशन, देन यहाँ पे आपको रिकॉर्ड मिल रहा है B1। सो इफ यू कैन सी B1 5 एंड B1 5, इट मीन्स वी आर गेटिंग द कॉमन डेटा, एंड इफ वी आर गेटिंग द कॉमन डेटा, इट मीन्स इट इज एन intersection property, it is an intersection property।
सो दैट इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जैसा यहाँ पे इस कैंडिडेट ने दिया है ऑप्शन नंबर 1। अब थोड़ी सेट थ्योरी की बात कर ले। अब यहाँ पे आप देखो, इफ यू विल टेक यूनियन, तो यूनियन तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, बिकॉज इफ यू विल सी यूनियन, तो यूनियन में आपके सारे रिकॉर्ड ऑफ R1 आ जाएंगे, दैट इज A1 B1 C1 D1, एंड साथ में आपका यहाँ पे आ जाएगा F1 फॉर रिलेशन R2। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, R1 माइनस R2 की बात कर लेंगे, इट इज सेट डिफरेंस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट डिफरेंस? ऑल द रिकॉर्ड्स विच आर प्रेजेंट इन R1 बट विच आर नॉट प्रेजेंट इन R2। तो R2 की बात करें, कॉमन B1 है वो निकल जाएगा, दैट इज A1 आएगा आपका, यहाँ पे C1 आएगा और D1 आएगा। तो ये 3 रिकॉर्ड हो गए ऑप्शन नंबर 2 में। अब इस ऑप्शन को देखें, दैट इज द इनहैंस्ड आंसर फॉर ऑप्शन नंबर 3। तो इसको अभी हमने सॉल्व कर लिया, आपको A1 आया, C1 आया, D1 आया, इसमें से फिर से माइनस करना है हमें R1 को। ठीक है, नाउ लेट अस चेक R1। इन द R1 यू हैव A1 B1 C1 एंड D1, 4 रिकॉर्ड्स थे, इसमें से माइनस करना है A1 C1 D1। तो जो रिकॉर्ड से आप उसको कैंसिल कर दोगे, तो कैंसिल जब आप करेंगे, इट मींस ये रिकॉर्ड्स कॉमन है, तो A1 C1 D1 बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन दिस वे, माइनस करना है ना, सिंपल माइनस करना है, देन यू आर गेटिंग B1। तो इसका आंसर क्या आया? सिर्फ B1 आया। तो क्या ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 करेक्ट है? यस, फॉर दिस आंसर वी आर गेटिंग 2 आंसर्स, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज गिवन 1 एंड ऑप्शन नंबर 3। सो दैट इज वाई ये क्वेश्चन अगर आपने 1 भी दिया है तो ये लर्नर्स को मार्क्स मिलेगा, बिकॉज शी हैज सिलेक्टेड 1। अगर आपने 3 सेलेक्ट किया है तो आपको भी आंसर मिलेगा। तो एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। तो अगर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में हो गया, देन दैट विल बी अ डिफिकल्ट एज पर गेट लेवल, बिकॉज गेट में आपको 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, यहाँ पे भी 2 आंसर्स आपके आ रहे थे। सो नाउ यू कैन सी टोटल 6 क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन दिसंबर 2022। सिर्फ मैंने सारे क्वेश्चन देख लिया। अगर बाय मिस्टेक मेरे से कोई क्वेश्चन छूट रहा है DBMS का, तो इट इज एन हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द ऑडियंस, प्लीज उस क्वेश्चन को मुझे बता दीजिएगा, क्वेश्चन आईडी ऑन द टेलीग्राम या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में यू कैन मेंशन। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 6 क्वेश्चन ही देखे हैं और 6 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कवर कर दिया विद द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। एंड यस, दिस इज द एनालिसिस। टोटल 6 क्वेश्चन था, इजी कैटेगरी का था, फंडामेंटल था, इससे इजी तो आज तक कभी भी नहीं आया है। अगर आप प्रीवियस 6-7 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, इससे इजी पेपर नहीं पूछा गया है। Now that is complete about the YouTube tutorial, this video. If you have any doubt, please post in the comment section. And this is the official notice कि all our courses has been launched. या तो आप complete course ले सकते हैं, either you want to enroll for the unit wise. Okay, unit wise की अगर हम बात करें, तो unit wise let us take an example. If you feel कि computer network is a difficult subject, so you can opt for only computer network. If you are taking any type of courses, then you will get the exam oriented ebook, okay, covering all the important previous year question. And yes, previous year question में जो latest है 2018 onwards, we are going to give you the video solution for those questions as well. आपको उस पर्टिकुलर यूनिट का लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स मिल जाएगा, इंक्लूडेड इन द सेम प्राइस, एंड आपको हर टॉपिक के साथ लॉट्स ऑफ असाइनमेंट्स मिलेगा। और अगर आप कोर्स करते हैं तो आपको यहाँ पे लाइव डाउट सेशंस मिलेगा वीकेंड बेसिस पे, बट इसके लिए आपको अलग से कांटेक्ट करना पड़ेगा, because for this we are supposed to have a discussion. Okay, so these are the benefits why combine CS, and this, yes, this is our YouTube channel. Now you can see सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो गए हैं। For all the updates, please subscribe to our channel, and yes, बने रहिए चैनल के साथ, because next मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ किसी दूसरे सब्जेक्ट का, again that will be very helpful for your upcoming examination. These are the details related to our batch courses. If you take the complete course, then you are getting paper 1 as a free, which is a recorded lectures. And yes, this is our social media handle. Please like, share, and subscribe. And thank you everyone for watching us. Please post your comment in the comment section and subscribe to our channel for the next upcoming video. Thank you so much for watching us.